हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कंप्लीट करेंगे। पूरे वीडियो में एज ए वन शॉट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जनरली जब हम अपने कॉलेज में पढ़ते हैं तो ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बाद अगला ही चैप्टर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का आता है। और इसमें बेसिकली हम जो पढ़ते हैं ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन कैसे है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ऑपरेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे इस वीडियो में। और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के सिलेबस में भी होता है, वो होता है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। इसको देखेंगे। और डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी जब मैं डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती हैं सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती हैं। तो इनको सेल्फ स्टार्टिंग के कुछ मेथड होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि सेल्फ स्टार्टिंग के जो मेथड हैं वहाँ से डिसाइड होता है कि इंडक्शन मोटर के कितने टाइप्स हैं। तो सेल्फ स्टार्टिंग के मेथड कहें या कि हम क्या कहें, टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर। तो ये डिस्कशन हमारा रहने वाला है इस वीडियो में। बेसिकली हम इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे, स्लिप का कॉन्सेप्ट देखेंगे और कंस्ट्रक्शन से शुरू करेंगे। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ इसके कंस्ट्रक्शन से, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आपको पता है कि थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग होती थी, जो कि आइदर स्टार कनेक्टेड थी या डेल्टा कनेक्टेड थी। और ये आपने उसमें देखा था कि वो तीनों वाइंडिंग जो है स्पेस में, और जो उसमें जाने वाला करंट है 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, कुछ इस तरीके से देखा था। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, इसको एक फेज को आप ओपन रखिए और यहाँ पे आपको देनी है क्या, सिंगल फेज एसी सप्लाई। तो अगर मैं कंसीडर करूं कि अगर ये मेरा स्टेटर है तो मेरी जो वाइंडिंग है बेसिकली कुछ इस तरीके की वाइंडिंग है यहाँ पे। और इसको मैं क्या कहूँगा, मेन फील्ड वाइंडिंग। क्या कहूँगा, मेन फील्ड वाइंडिंग। और इस पे जब वाइंडिंग पे मैं क्या देता हूँ, सिंगल फेज एसी सप्लाई देता हूँ, तो क्या होता है वो मुझे देखना है, नंबर वन। उसके बाद जनरली हम क्या थ्री फेज में देते थे, थ्री फेज सप्लाई देते थे तो थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता था। थ्री फेज हमने सप्लाई दी और आपको पता है बैलेंस सप्लाई है और जो वाइंडिंग में जा रही है वो भी स्पेस में 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, तो आपका आरएमएफ बनता था। और एक बार आरएमएफ बन जाता है, परफेक्ट आरएमएफ बन जाता है, तो आपका जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ से करंट आता है, करंट से फिर टॉर्क आता है, और टॉर्क से मोटर क्या होने लगती है, रोटेट होने लगती है, मतलब स्पीड आ जाती है ओमेगा। और वो लेंज लॉ से उसका डायरेक्शन वगैरह वो सब थ्री फेज में होता है। सिंगल फेज में बेसिकली जो हमारे सामने चैलेंज है वो इस आरएमएफ का है। जब तक एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म यूनी डायरेक्शनल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा एयर गैप में, मोटर स्टार्ट नहीं हो सकती। और हम दे क्या रहे हैं, हम एक सिंगल फेज वाइंडिंग है हमारी कुछ इस तरीके की, और उसको हम दे रहे हैं सिंगल फेज एसी सप्लाई। सिंगल फेज एसी सप्लाई अभी फिलहाल। तो अब इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो हमारा फील्ड बन रहा है, जो हमारा फील्ड बन रहा है तो उसका एक यूनिवर्सल इक्वेशन है। तो मैं कह सकता हूँ कि द इक्वेशन ऑफ जो भी मेरा फील्ड बन रहा है, अल्टरनेटिंग फील्ड हुज एक्सिस इज फिक्स्ड, हुज एक्सिस इज फिक्स्ड। तो इसका एक यूनिवर्सल इक्वेशन मेरा कुछ इस तरीके का है कि फील्ड को मैं फ्लेक्स मानता हूँ और फ्लेक्स को कुछ इस तरह से बी अल्फा, अल्फा स्पेस एंगल है, तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन ओमेगा टी whose axis is fixed, yes, b max sin omega t and cos alpha। तो ये मेरा एक यूनिवर्सल इक्वेशन है अल्टरनेटिंग फील्ड का, जो कि एयर गैप में क्रिएट हो रहा है, जिसका एक्सिस फिक्स्ड है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके के दो कंपोनेंट मिलते हैं, बी मैक्स अपॉन टू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और एक कंपोनेंट हमें मिलता है बी मैक्स अपॉन टू साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो दो फील्ड के कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से अपोजिट है। क्यों, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। और यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, जो अल्फा है आपका बेसिकली ये स्पेस एंगल है, अल्फा इज द स्पेस एंगल। और जो ओमेगा है वो आपकी जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है वो है, मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी।
इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये दो फील्ड है, मतलब ऑब्वियस है कि एक फील्ड अगर इस दिशा में घूम रहा है तो दूसरा फील्ड उसके अपोजिट दिशा में घूम रहा है, मतलब ये दो फील्ड हैं। तो डेफिनेटली मैं क्या कहूंगा, अभी जो मेरे क्रिएट हो रहे हैं फील्ड वो कितने हैं, एक मैं कह सकता हूँ फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड है और एक क्या कह सकता हूँ मैं, बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड है। तो जो ओमेगा टी माइनस अल्फा के करस्पॉन्डिंग फील्ड है दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड, और जो ओमेगा टी प्लस अल्फा के करस्पॉन्डिंग रोटेटिंग फील्ड है दैट इज कॉल्ड एट बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड। ये हमारा कन्वेंशन है, थ्रू आउट हम यही यूज करेंगे। अब देखते हैं कि जब फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड आपका बना सर्किट पे तो क्या हो रहा है। तो बेसिकली फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड किससे इंटरेक्ट करेगा, और हाँ इसका जो कंस्ट्रक्शन है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, तो अगर इसको मैं एक प्रॉपर डिजाइन करता हूँ, एक बार थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, क्योंकि इसका जो रोटर है वो भी हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है स्क्वायरल केज। तो ये आपका स्टेटर हो गया, ये स्टेटर का कोर हमने डिजाइन कर दिया, और यहाँ पे रखा हुआ है आपका क्या, रोटर। और रोटर हमारा यहाँ पे कैसा है, स्क्वायरल केस रोटर है। ये रोटर कंडक्टर्स है, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है कि आपने यहाँ पे सप्लाई दी थी, सिंगल फेज एसी सप्लाई दी थी, और यहाँ पे आपका क्या बन गया था, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे आपकी वाइंडिंग रखी हुई थी सिंगल फेज एसी वाइंडिंग। तो फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड जो आपका बन रहा है, फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड, फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड में यस, ये मतलब कहने का मतलब ये फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड रोटर कंडक्टर से इंटरेक्ट करेगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, उस ईएमएफ को मैंने बोल दिया E2F। उस ईएमएफ के कारण हमने देखा स्क्वायरल केज रोटर है तो उसमें क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा, उस करंट को मैंने बोल दिया I2F। उस I2F के करस्पॉन्डिंग रोटर कंडक्टर्स में क्या होगा, आपका एक टॉर्क डेवलप होगा, उसको मैंने बोल दिया TF। इसी तरीके से जो आपका बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड है, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, रोटर कंडक्टर से इंटरेक्ट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस करेगा दैट इज कॉल्ड एज E2B। वहां से आपका करंट इंड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड एज I2B, और वहां से आपका टॉर्क इंड्यूस होगा, आई मीन पिक्चर में आएगा वो होगा टी बी। तो ये जो TF है और TB है, इसमें जो भी डोमिनेट कर जाएगा, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। तो हम देखेंगे कि क्या बन रहा है हमारा, और स्टार्टिंग, अगर स्टार्टिंग में अगर टी एफ इज ग्रेटर देन टी बी ऑब्जर्व होता है तो किस दिशा में मोटर घूमने लगेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर स्टार्टिंग में आपको टी बी इज ग्रेटर देन टी एफ ऑब्जर्व होता है तो किस दिशा में घूमेगी मोटर, रिवर्स डायरेक्शन में। और अगर आपको टी एफ इक्वल टू टी बी ऑब्जर्व होता है तो क्या हो जाएगा, नो स्टार्टिंग टाइप, नो रोटेशन, no rotation, because t starting is equal to 0 because that is the I mean effect of tf and tb दोनों का जो होगा, अब चूंकि दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगा 0। थोड़ा सा आगे बात करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाएंगे। एक बात हम यहाँ पे स्लिप की कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्लिप भी आपकी तो होंगी, एक फॉरवर्ड के करस्पॉन्डिंग एक बैकवर्ड के करस्पॉन्डिंग। फॉरवर्ड तो सिंपल है NS माइनस NR डिवाइड बाई NS, और ये आपका जो इंडक्शन मोटर में था वही है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। मेन है बैकवर्ड स्लिप। तो बैकवर्ड स्लिप की जब आप बात करेंगे तो जो यहाँ पे रिवर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो RMF की स्पीड है दैट इज माइनस एन आर अपॉन NS, और इसको जब आप रिजॉल्व करते हो तो ये आपका आता है 2 माइनस SF। मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बैकवर्ड स्लिप एंड फॉरवर्ड स्लिप, 2 माइनस है। कैसे आता है देख लो, यहाँ पे आपने माइनस साइन कॉमन लिए, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये इक्वेशन का अगला पार्ट हो जाएगा NS प्लस NR अपॉन NS। थोड़ा सा और आप करते हैं तो यहाँ क्या लिख देते हैं, NS प्लस NS 1 माइनस S, बेसिकली फॉरवर्ड का केस था ये, डिवाइड बाई NS, और यहाँ से NS कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1 माइनस SF दैट इज नथिंग बट 2 माइनस SF। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड स्लिप एंड बैकवर्ड स्लिप, SB इज इक्वल टू 2 माइनस SF। तो ये एक स्लिप का रिलेशन था। इसके साथ साथ जो हमारा कहना चाहिए कि रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं बात करता हूँ, तो हमने इंडक्शन मोटर में रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट जब डिस्कस किया था, तो रोटर के आपके दो पैरामीटर्स हैं, एक है आपका क्या x2 और दूसरा पैरामीटर है आपका क्या R2। और यहाँ से आपने क्या दिया है E2, और करंट जा रहा है क्या I2। चूंकि ये स्लिप का फंक्शन है तो अगर आप E2 को इंडिपेंडेंट रखते हैं तो आपका इक्वेशन ऐसा बनता है R2 अपॉन S, और अगर E2 के साथ S को लेते हैं तो ये मतलब दोनों जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज सेम, S E2 यहाँ पे क्या चला जाएगा I2
एस x2 यहाँ आ जाएगा R2। तो these two I mean equivalent circuits of rotor are same, these are the rotor circuits। और सिमिलरली आपको रोटर सर्किट दो बार बनाना है, एक बनाना है फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड, मतलब एक बनाना है आपको SF के करस्पॉन्डिंग और एक बनाना है आपको किसके करस्पॉन्डिंग, SB के करस्पॉन्डिंग। तो SB के यहाँ पे SB के करस्पॉन्डिंग आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा, दिस इज योर E2, दिस इज योर I2 x2 R2 upon 2 minus s, or you can draw like this also, this is again 2 minus s times of x2 R2, and this is 2 minus s E2, and this is I2। तो ये आपके दो रोटर के सर्किट बन रहे हैं, और इन दोनों रोटर सर्किट से जो दो अपन को रोटर करंट मिल रहे हैं, अगर उनके इक्वेशन भी निकालते हैं तो एक है I2F। अगर I2F का आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो दैट इज नथिंग बट S टाइम्स ऑफ E2 अपॉन R2 प्लस S x2, और एक यहाँ से बनता है I2B का एक्सप्रेशन, वो हो जाएगा 2 माइनस S टाइम्स ऑफ E2 अपॉन दिस इज यहाँ पे आपका J भी आएगा R2 प्लस J 2 माइनस S x2। तो यहाँ पे आपके दो करंट हैं, एक फॉरवर्ड फील्ड के करस्पॉन्डिंग, एक रिवर्स फील्ड के करस्पॉन्डिंग। और अगर मैं ये जो मैंने बनाया बेसिकली, अगर इसको आप I2F को एंगल भी अगर आप इसका बताते हो, एंगल के फॉर्म में बताते हो, तो लेट से थीटा टू F अगर आप बताना चाहो तो दैट इज टेन इनवर्स S x2 अपॉन R2, और अगर आप यहाँ से थीटा टू बैकवर्ड का एंगल बताना चाहो तो दैट इज टेन इनवर्स 2 माइनस S x2 अपॉन R2। और मैग्नीट्यूड अगर बताना है, बेसिकली कुछ नहीं है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसी का मैं फॉर एग्जांपल I2F का मैग्नीट्यूड बताना चाहूँ तो हो जाएगा S E2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस S x2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। और अगर एंगल बताना चाहें तो दिस इज द एंगल। तो यहाँ पे हम मेरे पास I2 का मैग्नीट्यूड आ गया है, और जो फॉरवर्ड फील्ड के करस्पॉन्डिंग आपका कहना चाहिए करंट है, फॉरवर्ड फील्ड के करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों का मेरे पास वैल्यू आ गई है, बैकवर्ड फील्ड फॉरवर्ड फील्ड दोनों के वैल्यू आ गई मेरे पास। इसके बाद अगर इसको थोड़ा एज ए फेजर समझते हैं हम, तो हमारे सामने जो एक फील्ड है दैट इज व्हाट, दैट इज बी एम डिवाइड बाई टू। और इस बी एम डिवाइडेड बाई टू से हमको क्या मिल रहा है, हमें एक बार मिल रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना मिल रहा है E2F, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ से मेरे को एक करंट जो है इससे लैग कर रहा है दैट इज I2F, और इनका ये एंगल है थीटा टू एफ। एट द सेम टाइम मुझे बैकवर्ड के करस्पॉन्डिंग भी कुछ इस तरीके का फेजर मिल रहा है बी एम बाई टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा E2B 90 डिग्री लैग कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा I2B, और ये एंगल हो जाएगा आपका कितना, थीटा टू बी। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ से हम बात करते हैं टॉर्क की। एक फॉरवर्ड के करस्पॉन्डिंग है और एक बैकवर्ड के करस्पॉन्डिंग है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो क्या है बेसिकली, तो आप जान रहे हैं कि जो टॉर्क है बेसिकली जो फंक्शन है वो किसका है, करंट का जो रियल कंपोनेंट है, आई मीन I2 cos थीटा टू। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये फंक्शन है I2B cos थीटा टू बी। ऐसा कह सकते हैं कि इनका फंक्शन है, या कि आप कह सकते हैं कि जो फॉरवर्ड टॉर्क है, तो यहाँ से जो आपको दो फील्ड मिल रहे हैं, एक फील्ड मिल रहा है अगर आप इस फेजर को देखते हैं तो दैट इज बी एम बाई टू के करस्पॉन्डिंग, और दूसरा फील्ड किसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है आपको, इस I2 के करस्पॉन्डिंग मेरे को फील्ड मैंने मान लिया कितना मिल रहा है F2F। तो बी एम बाई टू एंड F2F इंटू साइन ऑफ 90, इन ये जो एंगल है दिस इज 90, और थीटा टू एफ 90 प्लस थीटा टू एफ। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ टी बैकवर्ड, तो वो मेरे को मिल रहा है बी एम बाई टू दिस इज, एंड यहाँ पे जो फील्ड मिल रहा है मेरे को इसके करस्पॉन्डिंग दैट इज व्हाट, दैट इज I2B के करस्पॉन्डिंग जो मिल रहा है दैट इज आई कैन कॉल इट एज F2B, क्योंकि करंट के दिशा में ही MMF होगा, उसी के दिशा में फील्ड आपका है। तो दिस इज बी एम बाई टू F2B
एंड साइन 90 प्लस थीटा टू बी। कुछ इस तरह की वैल्यू मुझे टॉर्क की ऑब्जर्व कर सकता हूँ मैं, फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क। मेरे पास फॉरवर्ड करंट और बैकवर्ड करंट दोनों के इक्वेशन से। अब मैं बात करता हूँ कि एट स्टार्टिंग क्या हो रहा है। एट स्टार्टिंग, तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो मेरी स्लिप कितनी है, स्लिप है 1। और अगर मैं आई टू एफ लिखता हूँ, आई टू एफ, तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें, आई टू एफ तो कितना है, ई टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। कितना आ रहा है, यू कैन राइट इट एज ई टू अपॉन आर टू का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर। और अगर मैं सेम सेम टाइम आई टू बी की बात करता हूँ, तो आई टू बी कितना है, आप यहाँ से देखो आई टू बी, टू माइनस एस, एस इज इक्वल टू वन, टू माइनस वन वन, ई टू अपॉन आर टू का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर, वही सेम वही मिल रहा है जो आई टू एफ में मिल रहा था, मतलब ई टू अपॉन आर, आर टू का स्क्वायर प्लस टू माइनस एस, मतलब टू माइनस वन वन, वन का स्क्वायर इंटू एक्स टू का स्क्वायर, तो ये एक्स टू का स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिल गया, आई टू के जो मैग्नीट्यूड्स हैं दोनों में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के करस्पॉन्डिंग जो हो रहा है, दे आर व्हाट, दे आर इक्वल। सिमिलरली थीटा टू एफ इज इक्वल टू थीटा टू बी, यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर आल्सो। ये आपका थीटा टू एफ है, एस एक्स टू, एस इज इक्वल टू वन, एस इज इक्वल टू वन, दे आर सेम। तो इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आई का जो मैग्नीट्यूड है और आई का जो एंगल है दोनों सेम है, मतलब जो आपका फॉरवर्ड टॉर्क है, आई मीन टी टू एफ इज इक्वल टू टी टू बी। बस यही है प्रॉब्लम, यही है प्रॉब्लम कि फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क हो रहा है और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क हो रहा है, दे आर सेम। सो जो नेट स्टार्टिंग टॉर्क है आपका, नेट स्टार्टिंग टॉर्क, वो कितना हो गया, जीरो। तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैं ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पे, इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म हो रही है, तो दिस इज लेट्स से स्पीड एंड दिस इज योर टॉर्क। तो एक कैरेक्टरिस्टिक चल रही है फॉरवर्ड स्लिप के करस्पॉन्डिंग, वो कुछ ऐसी जा रही है, और एक कैरेक्टरिस्टिक चल रही है रिवर्स स्लिप के करस्पॉन्डिंग, तो वो कुछ ऐसी जा रही है। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और इसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली टी एफ है एंड दिस इज योर बेसिकली टी बी। तो इन दोनों के कारण जो आपका नेट नेट कैरेक्टरिस्टिक आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, दैट इज लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो आपने क्या देखा कि ड्यूरिंग स्टार्टिंग ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड के जो टॉर्क है जीरो है, तो नेट स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, जीरो। तो अपनी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो क्या है, दैट इज नॉट सेल्फ स्टार्टेड, और यहाँ से डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है खत्म। अब बात आती है कि कैसे इसको सेल्फ स्टार्टेड बनाया जाए। तो सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, जो टी कहना चाहिए कि जो टी एफ और टी बी, इसमें से किसी एक को डोमिनेट करना था, किसी एक को क्या करना था, डोमिनेट करना था बस जरा सा, तो उस दिशा में मोटर मूव करना स्टार्ट हो जाती है। तो अच्छा, ये तो मैं पढ़ूंगा ही, चूंकि हमने डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पढ़ी है, थोड़ा सा हम इक्विवेलेंट सर्किट भी डिजाइन कर लेते हैं कैसा होगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर का बनाता हूँ, तो बेसिकली ये आपके स्टेटर के पैरामीटर्स थे, पर फेज बेसिस से बनता है आर वन जे एक्स वन। ये आपके कोर के पैरामीटर्स थे, आर सी, यहाँ पे आपने दी थी सप्लाई, यहाँ पे जा रहा था आपका करंट आई वन, दिस इज जे एक्स एन, यहाँ पे आपका करंट जा रहा था एक, और ये आपके रोटर के पैरामीटर्स हैं रिफर टू स्टेटर साइड। तो बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप आर टू डैश अपॉन एस, और इसको लिख सकते हैं आप एक्स टू। कुछ इस तरीके से अपना बन गया था क्या, इक्विवेलेंट सर्किट, इसका थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। यहाँ पे हमें कुछ चीजें करनी है। पहली चीज तो हम आरसी को क्या कर लेते हैं, इन्फिनिटी मान के इग्नोर कर सकते हैं, और जो रोटर के सर्किट है उसमें देखो एस का फैक्टर आ रहा है, और हमारे पास स्लिप कितनी है, दो स्लिप है, एक फॉरवर्ड फील्ड के करस्पॉन्डिंग स्लिप है, एक बैकवर्ड फील्ड के करस्पॉन्डिंग स्लिप है। तो अगर मैं इसको इग्नोर करता हूं तो आपको क्या दिख रहा है कि जे एक्स एम और ये जो आर टू प्लस जे एक्स टू का फैक्टर है, ये दोनों क्या दिख रहे हैं,
ये दोनों सीरीज में है और स्टेटर सर्किट के साथ में मतलब लगे हुए हैं। यस, JXM और R2 JX2 आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है, मतलब काइंड ऑफ दिस। अगर ये आपका कहना चाहिए कि JXM है, तो इसी के पैरेलल में एक दूसरा सर्किट मेरा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। यस, तो कुछ नहीं करना है, इसको दो भागों में ब्रेक कर लेना है, टू पार्ट्स में, JXM/2 R2 डैश अपॉन 2S X2 डैश अपॉन 2, और जो इसका रिमेनिंग है, रिमेनिंग पार्ट है, वो भी यहाँ पे बना देना है। वो कौन सा पार्ट है, वो भी है JXM/2। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, R2 डैश अपॉन 2, 2 - S, यहाँ पे क्या लिखेंगे, X2 डैश अपॉन 2। ये तो ये बन गया अपना इक्विवेलेंट सर्किट किसका, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक है, बस ये है कि जो ये बेसिकली था, ये फॉरवर्ड रोटेटिंग के करस्पॉन्डिंग था, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, बैकवर्ड रोटेटिंग। मतलब रोटर का जो सर्किट है उसको मैंने दो भागों में ब्रेक कर दिया, एक फॉरवर्ड स्लिप के करस्पॉन्डिंग और एक बैकवर्ड स्लिप के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपका जो एक बेसिक था, इक्विवेलेंट सर्किट था। अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं फिलहाल के केस में, तो आपने सिंगल फेज सप्लाई दी, तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं दो, जो इक्वल और अपोजिट है, और मोटर को सेल्फ स्टार्टेड नहीं बना रहे हैं। तो अब बात आती है कि मेथड ऑफ सेल्फ स्टार्टिंग क्या है, और यही जो मेथड है, यही इसको मतलब कैटेगराइज करते हैं कि इंडक्शन मोटर कितने तरीके की हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो मेथड ऑफ सेल्फ स्टार्टिंग, या कि मैं कह सकता हूँ टाइप्स। तो जो नंबर 1 है, दैट इज स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। नंबर 2 है, जो नंबर 2 है, दैट इज कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। नंबर 3 है कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और जो नंबर 4 है, दैट इज कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये सारी चीजें देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें क्या कमी थी तो हम इधर पे आए, इधर पे क्या कमी थी तो इधर पे आए, इधर पे क्या कमी थी तो इधर पे आए। चारों चीजों को बहुत अच्छे से देखेंगे, मैथमेटिकली जस्टिफाई करते हुए देखेंगे। तो जो नंबर 1 है आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, इसमें कुछ नहीं है। जो आपका स्टेटर का कोर था, जहाँ पे आपने एक मेन वाइंडिंग रखी थी, इसके ऑर्थोगोनल में आपको एक वाइंडिंग और प्लेस करनी है, और उस वाइंडिंग को आप क्या बोलेंगे, एक्सिलरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे आपकी कितनी वाइंडिंग हो गई, एक हो गई मेन वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग हो गई एक्सिलरी वाइंडिंग। एक्सिलरी वाइंडिंग का क्या काम है, कैसे वो सेल्फ स्टार्टेड बनाएगी, उस चीज को देखेंगे। और बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ये दोनों में जो स्पेस एंगल है, अगर इसके एक्सिस और इसके एक्सिस की बात करें, तो दैट इज 90 डिग्री का, ये एक दूसरे से फिजिकली डिस्प्लेस्ड है। अच्छा, मेन वाइंडिंग जो थी, उसके अगर मैं बात करूं RM और XM की, और एक्सिलरी वाइंडिंग के RA और XA की, मतलब पैरामीटर्स, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। तो आपको जो एक्सिलरी वाइंडिंग डिजाइन करनी है, इसको हाई रखना है, इसको क्या रखना है, लो रखना है। और मेन वाइंडिंग में इसको क्या डिजाइन करना है, इसको लो रखना है, और इसको क्या करना है, हाई रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका XM/RM जो रेशियो है, XA/RA, उसमें क्या रिलेशन आएगा, तो यू कैन से कि XM इज हाई, RM इज लो, तो दैट इज ग्रेटर देन। तो जो मेन वाइंडिंग का XM/RM रेशियो है, और जो एक्सिलरी वाइंडिंग के XA/RA रेशियो से क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपकी एक मेन फील्ड वाइंडिंग है, और इसी से 90 डिग्री पे कौन सी वाइंडिंग है, एक्सिलरी वाइंडिंग है। दिस इज मेन वाइंडिंग, दिस इज योर एक्सिलरी वाइंडिंग। और जो एक्सिलरी वाइंडिंग है, उसका पर्पज ही है स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करना, और उसके बाद पिक्चर से हट जाना। मतलब ये जो वाइंडिंग है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ कनेक्टेड है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या है कि जब मोटर एक रेटेड स्पीड अटेन कर ले, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो स्विच ऑपरेट हो जाए और उस वाइंडिंग को क्या करे, डिस्कनेक्ट कर दे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है।
और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच इस तरीके से आपका स्टेटर वाइंडिंग हो गई। इसके बीच में क्या रखा हुआ है, इसके बीच में आपका रोटर रखा हुआ है, ये स्क्वायरल केज रोटर है, रोटर के कंडक्टर्स हैं, और यहाँ पे आपने क्या दे रखी है, यहाँ पे आपने दे रखी है सप्लाई दे रखी है आपने। तो यहाँ से आपने दिया है V और यहाँ से जा रहा है I। तो ये कुछ नहीं है, ये स्टेटर के कॉन्फ़िगरेशन को मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग है। दिस इज जो ये आपकी बनी हुई है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल स्विच, दिस इज योर रोटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं देखूँ तो मेरे को दो करंट मिल रहे हैं, एक मेन वाइंडिंग पे करंट मिल रहा है और एक करंट किस पे मिल रहा है, ऑक्सिलरी। और आप देखो सप्लाई से दोनों चीजें क्या है, पैरेलल हैं। तो अगर मेन वाइंडिंग के करंट की बात करें तो दैट इज व्हाट, V अपॉन आर एम का स्क्वायर प्लस एक्स एम का स्क्वायर अंडर रूट, और अगर इसके एंगल की बात करें तो वो एंगल हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स एम बाई आर एम। सिमिलरली अगर एक्सिलरी वाइंडिंग की बात करें तो इसका हो जाएगा V अपॉन आर ए स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर अंडर रूट, और एंगल हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स ए बाई आर ए। अच्छा, एंगल ये क्या है, मोस्टली वाइंडिंग का नेचर कैसा है, लैगिंग, तो ये एंगल कैसा है, लैगिंग एंगल है, दैट इज माइनस। मतलब जो आई एम और आई ए है दोनों वी से क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। अगर इसका मैं फेजर बनाता हूँ तो लेट से ये अगर आपका वी का फेजर है, तो बताओ कि दोनों में से ज्यादा एंगल किसका है, तो एक्स एम बाई आर एम इज ग्रेटर देन। तो जो आई एम करंट है वो ज्यादा लैग करेगा कंपेयर टू आई ए करंट से। तो ये करंट हो गया आपका आई ए और ये करंट आपका क्या हो गया, आई एम। ये जो एंगल है आपका दैट इज थीटा ए, और जो ये एंगल है आपका दैट इज थीटा एम। इस तरीके से इसका फेजर हम बना सकते हैं। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे दो आई मीन करंट हैं, तो वो दो फील्ड बना रहे हैं, एक मेन के करस्पॉन्डिंग और एक एक्सिलरी के करस्पॉन्डिंग। देखते हैं तो यूनिवर्सल इक्वेशन जो फील्ड का है वो क्या है, एफ एम अपॉन टू साइन साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या लिखना है, कॉस अल्फा। अब देखो थोड़े से मॉडिफिकेशन है प्रीवियस केस में। यहाँ पे जो आपका प्रीवियस केस था वहाँ पे खाली मेन वाइंडिंग थी, यहाँ पे मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग है। और जो मेन वाइंडिंग पे करंट है वो सप्लाई से कितना है, थीटा एम डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। और ये क्या है, स्पेस एंगल है। अगर दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एम बाई टू साइन ओमेगा टी माइनस थीटा ए कॉस अल्फा। अच्छा ये देखो, ये जो पोजीशन थी, ये कौन सा एंगल था, स्पेस एंगल। तो ये मेन वाइंडिंग थी, ये कौन सी वाइंडिंग थी, एक्सिलरी वाइंडिंग थी। तो दोनों के बीच में स्पेस एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो अपने पास में ये दो इक्वेशन है। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं रिजॉल्व करता हूँ तो जो आपका मेन के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन रहा है उसमें अगेन सेम चीज आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी। सो यहाँ से अगर मैं देखूं, जो मैंने सबसे पहले इक्वेशन लिखा था, ये यूनिवर्सल इक्वेशन हमेशा याद रखना है, दिस वन, बी मैक्स साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा, बी मैक्स साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा। तो ये आई एम सॉरी फॉर दिस, ये अभी नहीं आएगा, जब हम इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तब आएगा। तो अब आएगा आपका कितना, एफ एम बाई टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस अल्फा। तो ये हो जाएगा, यस, दिस इज साइन a plus b plus sin a minus b. So you can write it as sin alpha plus omega t minus theta m plus sin alpha minus omega t plus theta m। मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, a प्लस बी साइन अल्फा प्लस ओमेगा टी माइनस थीटा एम, और साइन अल्फा माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा एम। सिमिलरली जो एक्सिलरी वाइंडिंग के करस्पॉन्डिंग अब मैं जब फील्ड को स्प्लिट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, साइन अल्फा प्लस ओमेगा टी, अल्फा प्लस ओमेगा टी प्लस 90 माइनस थीटा ए प्लस साइन अल्फा माइनस ओमेगा टी प्लस 90 प्लस थीटा ए। कुछ इस तरीके से मुझे चीजें मिल रही हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इसके करस्पॉन्डिंग थीटा माइनस ओमेगा टी, अल्फा माइनस ओमेगा टी, अल्फा माइनस ओमेगा टी के करस्पॉन्डिंग जो फील्ड मिल रहा है दैट इज फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड, और जो इसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है दैट इज
बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड के भी दो कंपोनेंट हैं, फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड के भी दो कंपोनेंट हैं। दोनों कंपोनेंट आपस में इफेक्टिवली ऐड होके एक रिजल्टेंट बैकवर्ड फील्ड बनाएंगे और यहाँ पे एक रिजल्टेंट फॉरवर्ड फील्ड बनाएगा। देखना है कि डोमिनेट कौन कर रहा है, क्या देखना है, डोमिनेट कौन कर रहा है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दोनों में रिफरेंस क्या है, अल्फा प्लस ओमेगा टी। तो मैंने एक अल्फा प्लस ओमेगा टी की एक रिफरेंस लाइन बना ली, अल्फा प्लस ओमेगा टी एंगल की। अब ये जो पहले वाला फील्ड है वो क्या है, माइनस थीटा एम। तो लाइक माइनस थीटा एम इधर कहीं हो गया, दिस इज लेट से माइनस थीटा एम के करस्पॉन्डिंग है। और दूसरी वाली कितनी है, 90 प्लस थीटा एम, मतलब ये पॉजिटिव एंगल है तो दिस इज 90। और यहाँ कहीं पे आ जाएगा कितना, अगर इसकी बात करें इस एंगल की, तो दैट इज 90 प्लस थीटा एम। तो ये दो फील्ड है, मान लिया कि ये लेट से बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड का पहला कंपोनेंट है और दिस इज बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड का दूसरा कंपोनेंट है। तो जो इनका रिजल्ट आएगा वो बेसिकली किस एंगल को फॉलो करेगा, 90 प्लस यहाँ पे थीटा ए लिखा हुआ है, दिस इज थीटा ए, 90 प्लस थीटा ए और ये थीटा है, मतलब टोटल एंगल इनके बीच का कितना है, कुछ ये एंगल बन रहा है। ये इस एंगल को मैंने अभी मान लिया है फिलहाल थीटा बी। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड को देखता हूँ तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस लाइन क्या बना रखी है, यहाँ पे बना रखी है मैंने अल्फा माइनस ओमेगा टी की। तो जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है, प्लस थीटा एम। तो प्लस थीटा एम बोले तो इधर कहीं हो जाएगा, दिस इज थीटा एम। इसको क्या बोलोगे आप, जो आपका फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड का फर्स्ट कंपोनेंट। एंड दिस इज 90 प्लस थीटा ए, तो दिस इज योर 90 एंड दिस इज योर थीटा ए। तो ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो गया, दैट इज व्हाट, 90 प्लस थीटा ए। और जो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक, दो जो फील्ड कंपोनेंट है, एफ एफ का सेकेंड कंपोनेंट और फर्स्ट कंपोनेंट, इट इज लेट्स से थीटा एफ। आप देख सकते हो थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा एफ। और आपको पता है कि जब भी हम किसी भी दो फेजर का फेजर सम करते हैं, तो अगर उन दोनों के फेजर के बीच का, जैसे कि यहाँ पे एंगल कितना है 0 और यहाँ पे एंगल कितना है 180, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, मिनिमम। मतलब अगर थीटा एंगल ज्यादा है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसका रिजल्टेंट मिनिमम होगा। मतलब यहाँ पे कौन सी फील्ड डोमिनेट कर रही है, फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड के करस्पॉन्डिंग एंगल कितना है, थीटा एफ। रिवर्स रोटेटिंग फील्ड के करस्पॉन्डिंग एंगल कितना है, थीटा बी। कौन सा एंगल बढ़ रहा है, थीटा बी। तो कौन सा फील्ड डोमिनेट करेगा, फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड। और अगर फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड डोमिनेट कर गया तो उसके करस्पॉन्डिंग टॉर्क कौन सा है, टी एफ। किससे लीड कर जाएगा, टीबी से। और मोटर क्या हो जाएगी, सेल्फ स्टार्टेड हो जाएगी। मोटर क्या हो जाएगी, सेल्फ स्टार्टेड हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, स्प्लिट फेस करने पे मोटर सेल्फ स्टार्टेड तो हो रही है, लेकिन जो आपका आरएमएफ बन रहा है, जो आपका आरएमएफ बन रहा है, क्या वो परफेक्ट परफेक्ट आरएमएफ है कि नहीं है। तो हम पाते हैं दिस इज नॉट परफेक्ट आरएमएफ। क्यों, क्योंकि जो स्पेस पे एंगल मिल रहा था वो तो 90 डिग्री का हमें मिल रहा था, लेकिन जो हमने सप्लाई दी थी, क्या वो 90 डिग्री एक दूसरे से क्वाड्रेचर डिस्प्लेस थी। दिस इज स्पेस एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी, या कि फेजर, या कि टाइम। क्या यहाँ पे 90 डिग्री है, तो नहीं है। तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है हमारा टाइप 2। वो कौन सी मोटर हो जाती है, वो मोटर हो जाती है हमारी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। वहां पे जाने से पहले अगर इसी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, दिस इज योर स्पीड, दिस इज टॉर्क। तो देखिए आपके पास दो केस हैं, एक है मेन वाइंडिंग। तो जब मेन वाइंडिंग थी तो स्टार्टिंग टॉर्क कितना था, 0 था, लाइक दिस। और एक थी आपकी कौन सी, मेन प्लस एक्सुलरी वाइंडिंग, तो स्टार्टिंग टॉर्क हाई हुआ तो वो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, लाइक दिस। ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपने जब स्टार्ट किया तो मेन और, अच्छा यहाँ पे मुझे लिखने दो, ये है मेन के करस्पॉन्डिंग और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, मेन प्लस एक्सुलरी। तो जब आपने मोटर को स्टार्ट किया तो उस वक्त कौन सी वाइंडिंग थी, दोनों वाइंडिंग थी। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो होगी, मेन प्लस एक्सुलरी। और हमने मान लिया कि ये यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो स्पीड है
एन एस इज इक्वल टू जो कि रोटर की स्पीड है, दैट इज लेट से 0.75 टाइम्स ऑफ व्हाट रेटेड स्पीड जो एन एस से है। तो वहां पे मेरा सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट होगा, कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक शिफ्ट हो जाएगी मेन वाइंडिंग पे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये इसको ओवरलैप करना है। मेन वाइंडिंग के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक शिफ्ट हो रही है कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक बार रिजॉल्व करके बनाता हूँ, तो आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक बन रही है, कुछ ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, फिर ऐसी जा रही है, फिर ऐसी चली गई, काइंड ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट है यही है, यहाँ पे आपको क्या मिला, एक जर्क फील हुआ, एक जर्क फील हुआ। और उस जर्क क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच था वो क्या हुआ, ऑपरेट हो गया। लेकिन एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज हुआ कि मेरे को स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा सा बढ़ के मिला, ताकि मेरी मोटर क्या हो गई, सेल्फ स्टार्टेड हो गई। तो इतना आपको लिखना है स्प्लिट फेज में। उसको हमने पूरा मैथमेटिकली प्रूफ किया कि कैसे वो सेल्फ स्टार्टेड होती है। इसके बाद जो नंबर 2 आता है मोटर का, दैट इज सेकेंड, दैट इज कैपेसिटर स्टार्ट। तो कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो नाम से समझ में आ रहा है, अभी तक हमारे सामने क्या था, अभी तक हमारे सामने थी मेन वाइंडिंग, दिस इज मेन वाइंडिंग। अब हमारे पास में क्या है, एक्सिलरी वाइंडिंग तो है, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे रोटर रखा हुआ है। और आपने इधर से क्या दे दी, आपने दे दी सप्लाई में, दिस इज योर supply, this is your current, this is your centrifugal switch, this is your starting capacitor, this is your auxiliary winding, this is your rotor, this is rotor conductors। ठीक है, ये रोटर कंडक्टर। तो अगर मैं इसके पैरामीटर्स देखूं तो मेन फील्ड वाइंडिंग के पैरामीटर्स क्या क्या हैं, आर एम और एक्स एम। एक्सिलरी वाइंडिंग के पैरामीटर्स देखूं तो क्या है, एक्स ए और आर ए। यहाँ पे साथ में एक पैरामीटर और है, उसको क्या बोलेंगे, एक्स सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसको आप अच्छे से समझो। यहाँ पे आपका जो मेन फील्ड वाइंडिंग का करंट है, दैट इज आई एम। अच्छा, ये बनाने के लिए थोड़ा सा आप एक बार डायग्राम को अच्छे से और बना लो। दिस इज योर आर एम, एक्स एम, आर एम, एक्स ए, आर ए, एक्स सी। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल स्विच, दिस इज योर रोटर, रोटर कंडक्टर्स, एंड दिस इज योर सप्लाई। इससे समझ में ये आएगा कि दोनों एग्जैक्टली पैरेलल में आपको दिखेंगे यहाँ से। तो एक करंट यहाँ पे जा रहा है आई एम, और एक करंट कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आई ए। अगर दोनों करंट की बात करते हैं कितना मैग्नीट्यूड है, तो आई एम इज इक्वल टू वी अपॉन आर एम का स्क्वायर प्लस एक्स एम का स्क्वायर एट एंगल माइनस टेन इनवर्स एक्स एम अपॉन आर एम। और अगर बात करता हूँ किसकी, आई ए की, तो दैट इज वी अपॉन आर ए का स्क्वायर प्लस। अच्छा, यहाँ पे देखो आपके सामने दो चीज़ें हैं, एक है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक है वाइंडिंग का रिएक्टेंस। हमने इंटेंशनली इसको लगाया है, इसको डोमिनेट करने के लिए लगाया है, ताकि करंट में आपको 90 डिग्री का फेज शिफ्ट मिले। तो एक्स सी माइनस आर ए स्क्वायर, और ये जो ये वाला करंट है ना, ये लीडिंग करंट होगा कैपेसिटर के लगाने से, दैट इज माइनस मैं यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, एक्स सी माइनस एक्स ए अपॉन आर ए। तो ये दो करंट हो गए, आई एम और आई ए। और ये जो दो एंगल हो गए आपके, ये कैसे एंगल हो गए, थीटा एम, और ये कौन सा एंगल हो गया, थीटा ए। मेन फील्ड वाइंडिंग का एंगल और एक्सिलरी फील्ड वाइंडिंग का एंगल। अब क्या है, हमने इंटेंशनली कैपेसिटर क्यों लगाया है, क्योंकि जो आपका आई एम है और जो आपका आई ए है, दोनों में कितने डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट हमें बनाना है, 90 डिग्री का। मतलब कहने का, दिस थीटा एम प्लस थीटा ए कितना आना है, 90 डिग्री आना है।
तो यहाँ से आपको कंडीशन मिलती है कि कितना एक्ससी लगाएं। अच्छा, ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मैंने जब स्प्लिट फेज पढ़ा था तो मेरे को क्या कमी मिली थी यहाँ पे स्प्लिट फेज पे, कि स्पेस पे तो एंगल 90 डिग्री है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे क्या है? फ्रीक्वेंसी पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है। ये कहाँ से मिलेगा? ये सी से मिलेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी पे मतलब दोनों करंट के बीच का जो एंगल है थीटा एम प्लस थीटा है, वो कितना चाहिए मुझे? 90 डिग्री चाहिए। तो अगर आप थीटा एम की यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो कितनी है? दैट इज टेन इनवर्स एक्स एम बाई आर एम प्लस टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स ए अपॉन आर ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं तो दैट इज टेन इनवर्स एक्स सी, टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स ए अपॉन आर ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस टेन इनवर्स एक्स एम अपॉन आर एम। अब क्या करना है आपको? दोनों साइड टेन थीटा लो, तो यहाँ से टेन टेन कैंसिल, एक्स सी माइनस एक्स ए अपॉन आर ए इज इक्वल टू टेन 90 माइनस टेन इनवर्स एक्स एम अपॉन आर एम। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स सी माइनस एक्स ए अपॉन आर ए इज इक्वल टू 1090 माइनस थीटा कॉट इनवर्स थीटा, और थीटा कितना है? 10 इनवर्स एक्स एम अपॉन आर एम। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो एक्स सी माइनस एक्स ए अपॉन आर ए इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट आर एम अपॉन एक्स एम, आर एम अपॉन एक्स एम। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो? कॉट कॉट इनवर्स कैंसिल, तो आपको बचा एक्स सी माइनस एक्स ए अपॉन आर ए इज इक्वल टू आर एम अपॉन एक्स एम। बेसिकली यहाँ पे डिजाइन करना है हमें क्या? एक्स सी। तो एक्स सी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू आर एम आर ए अपॉन एक्स एम, और फाइनली एक्स सी इज इक्वल टू आर एम आर ए अपॉन एक्स एम प्लस एक्स ए। ये हो जाता है डिजाइन कैपेसिटर का। क्या डिजाइन? इन टर्म्स ऑफ वाइंडिंग पैरामीटर्स कितना रखना है, तो एक्स सी की वैल्यू हो जाएगी, और आपको पता है दिस इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से करने से क्या हो रहा है, मुझे टाइम पे और स्पेस पे दोनों पे 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो एक परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहाँ पे। तो ऐसा होने से क्या हो रहा है, मोटर मोटर का जो परफॉर्मेंस है, मोटर की जो इफिशियंसी है, वो क्या हो रही है आपकी? इम्प्रूव हो रही है। और जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी क्या हो रहा है? इम्प्रूव हो रहा है। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, दिस इज योर स्पीड, दिस इज योर टॉर्क। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट हो रहा है, मतलब दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि विदाउट सेंट्रीफ्यूगल स्विच एंड एक्जुलरी वाइंडिंग, तो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू मेन वाइंडिंग। और दूसरी जो है वो विथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच कैपेसिटर एंड एक्जुलरी वाइंडिंग। तो कैपेसिटर लगने से स्टार्टिंग टॉर्क और हाई हुआ, तो वो कुछ इस तरीके से आपकी जा रही है। तो ये जो सेकेंड वाली कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें क्या क्या है? मेन वाइंडिंग भी है, एक्जुलरी वाइंडिंग भी है, और कैपेसिटर भी है। अब क्या हमने सेटिंग क्या करके रखी है कि लेट से ये मेरी स्पीड है यहाँ पे, तो इसका जब भी 80% आएगा कहीं यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे लेट से 80% ऑफ एन, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच को क्या होना है? ऑपरेट होना है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसी बनेगी? तो कैरेक्टरिस्टिक आपकी बनेगी, स्टार्टिंग में तो सब दोनों चीजें हैं, मतलब मेन वाइंडिंग भी है, एक्जुलरी वाइंडिंग है, तो यहाँ तक जाएगी कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे कुछ जाएगी। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट हो गया, तो ये वाइंडिंग अब हट गई। अब कौन सी वाइंडिंग आ गई आपकी? ये वाली वाइंडिंग आ गई, ये वाली वाइंडिंग। मतलब अगर इसको हम देखते हैं, बनाते हैं, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस, सिंपल। दिस इज योर स्पीड, दिस इज योर टॉर्क। तो यहाँ पे लेट से अगर मैं बात करता हूँ टी एस टू, और जो प्रीवियस केस में मैंने बात की थी यहाँ पे, ये दिस इज योर टी एस वन। तो टू कहाँ पे आ रहा है? यहाँ, मतलब जो
स्प्लिट फेज था उससे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ पे मिल रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट में। ये था, ये स्टार्टिंग टॉर्क था किसका, स्प्लिट फेज का। ये स्टार्टिंग टॉर्क किसका है, कैपेसिटर स्टार्ट का। ये बनाना है। यहाँ से जो तीसरा टाइप का आपकी मोटर आती है, दैट इज कैपेसिटर रन। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगाना है, केवल ये आपकी एक मेन फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आपकी एक एक्सिलरी वाइंडिंग हो गई, और ये आपका क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया। बस थ्रू आउट दी ऑपरेशन कैपेसिटर आपका लगा हुआ है। इस तरह की मोटर को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके की मोटर को हम बोलेंगे कैपेसिटर रन। ठीक है। So this is your V, this is your I, this is RM, XM, आई एम सॉरी, ये रिएक्टेंस है, तो this is your, yes, this is XM, RM, XA, RA, XC, this is रोटर। केवल डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पे। क्या डिफरेंस आएगा, स्पीड टॉर्क। तो लाइक दिस, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट नहीं हो रहा है, मेन वाइंडिंग भी है, एक्सिलरी वाइंडिंग भी है, कैपेसिटर भी है, दैट्स इट, नो जर्क। ठीक है। हेलो। हेलो, दीपाली मैम को कॉल कर दिया आपने? ठीक है, ठीक है। ओके ओके, आ रहे हैं।